गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसमें आप लोगों को ये बताएंगे। उसमें फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट डायमेंशन, वैल्यू, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसको जानने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी समझ पाएंगे। टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में जो दो पार्टिकल्स या दो बॉडी होते हैं उनके बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, अट्रैक्शन फोर्स। इन यूनिवर्स ईच पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। पूरे यूनिवर्स में हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो न्यूटन्स के थ्रू ये कहा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स होगा अट्रैक्शन नेचर का। ठीक, तो जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स उन दोनों पार्टिकल्स के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ज़्यादा मास के पार्टिकल्स होंगे तो फोर्स जो होगा एक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, कम मास के पार्टिकल्स हैं तो फोर्स कम होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि यदि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। एक रिलेशन में बताया तो रूल बताया, और उन्होंने ये कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, and this force act always along the line joining two particles। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उन दोनों पार्टिकल्स की जॉइनिंग लाइन के अलॉन्ग होगी। ठीक है। अब फोर्स जो होता है मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास प्रोडक्ट का, और डिस्टेंस स्क्वायर का इन्वर्सली होता है। ठीक है ना। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them, and this force act always along the line joining two particles। ठीक है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, देखिएगा। The force of attraction acting between any two particles, the force of attraction acting between any two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between
them. ठीक, according to this law, the force of attraction acting between any two particles, two body, two object, ठीक है, is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This force act always along the line joining two particles. ठीक, ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स। यहाँ देखिए, एक पार्टिकल हम लेते हैं जिसका मास m1, दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m2, सेपरेशन ले लेते हैं r, एक्टिंग फोर्स F। इफ है टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 are placed at distance r from each other, then F proportional m1 m2, पहली लाइन F प्रोपोर्शनल 1/r², इसकी दूसरी लाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये ठीक है, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग बोथ, F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। ठीक, अब जब हम इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, आगे देखिए। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये हो गया R, F इक्वल टू G m1 m2/r², where G is a constant which is called universal gravitational constant, where G is a constant which is called universal gravitational constant। ठीक, ये रहा F इक्वल टू G m1 m2/r², where G is constant which is called universal gravitational constant। ठीक है ना, इसी को इन वेक्टर फॉर्म इसको लिखा जाए तो F12 इक्वल टू G m1 m2/r², r12 कैप, और F21 इक्वल टू G m1 m2/r², यहाँ पर r21 कैप, और यही बट ये r12 कैप r21 कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। इसको पढ़ेंगे, इसको ये पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, और ये है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग 1 to 2।
और ये R12 और R21 दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट में होंगे। देयरफॉर ये F12 इक्वल टू माइनस F21 होगा। इसका मीन्स है, सुनिए, ये M1 है, ये M2 है। यदि ये कहा जाए कि ये इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा तो इतना, है ना, यानी ये इस पर कितना तो इतना, और ये इस पर कितना तो भी इतना, दोनों सेम वैल्यू है ना। यानी इसके ड्यू इस पर फोर्स, इसके ड्यू इस पर फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स, ये सब क्या होगा, वही, यानी F इक्वल टू GM1 M2 अपान R²। सुनिएगा, यदि आपसे कोई कहता है कि M1 M2 पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा तो इतना, M2 M1 पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा तो इतना, और M1 M2 के बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा तो भी इतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है, ये भी थोड़ा सा लिखे देते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पर यूनिट ऑफ G की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ G। सिंस आपने देखा F इक्वल टू GM1 M2 अपान R² है, GM1 M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही FR², तो G इक्वल टू FR² अपान M1 M2। अब यहाँ देखिए F क्या है, फोर्स है, तो इसका न्यूटन होगा, R तो ये मीटर स्क्वायर, और ये kg, ये भी क्या हो जाएगा, kg, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये यूनिट ऑफ G, तो F इक्वल टू GM1 M2 अपान R², तो GM1 M2 इक्वल टू FR², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, G इक्वल टू ये हुआ, F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का न्यूटन, R डिस्टेंस है तो उसका मीटर स्क्वायर लगे है, और ये M1 M2 क्या है, मास है, M1 मास है तो kg, M2 मास है तो kg, तो kg², तो ये हो गया इन SI, और यही डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, तो ये किस में हो जाएगा, इन CGS, ठीक है ना। न्यूटन के जगह डाइन, मीटर के जगह सेंटीमीटर, kg की वजह माइनस ग्राम, तो ये हो जाएगा इसमें। और इसकी ये बता दें, इसका DF क्या होगा, DF में चलते हैं, तो न्यूटन ml T -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर L², और ये M -2। ध्यान दीजिए, यहाँ से न्यूटन है तो फोर्स ml T -2, मीटर स्क्वायर तो L², और ये kg के मास है ना, तो M फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर M -1 हो जाएगा, और L³ हो जाएगा T -2, ये डायमेंशन फार्मूला। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये जो है G क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये इसका ये यूनिट हो गया, यहाँ से ये उसका डायमेंशन हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, और वैल्यू इसकी कितनी होती है, तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर kg -2। ये भी याद रखिएगा इसकी वैल्यू, और इसकी ये वैल्यू जो होती है वो हर जगह सेम होती है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना।
तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये आपको फार्मूला मिल गया। अब यूनिट भी मिल गया, डायमेंशन भी मिल गया, स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू इतनी दी जाती होती है ना। अब ये बता दें, इसको डिफाइन यदि करना हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है। देखिएगा, यहाँ से इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg ले लिया जाए और r इक्वल टू 1 मीटर ले लिया जाए, देन ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स के इक्वल होगा। कब? जब यूनिट मास की दो बॉडी यूनिट सेपरेशन पर हों। यूनिट मास की दो बॉडी ऑब्जेक्ट पार्टिकल यूनिट सेपरेशन पर हों, तो उनके बीच जो एक्ट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर ये कुछ स्पेशल बातें। और यहाँ पर ये देखिए, यदि डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इफ r इज r/2 देन f डैश इक्वल टू 4f। यदि r को हम r/2 कर देंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। यदि हम सेपरेशन को हाफ करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। और यदि मान लीजिए हम r को 2r करते हैं तो f डैश इक्वल टू f/4 हो जाएगा। यदि सेपरेशन को डबल करेंगे, सेपरेशन को डबल करेंगे तो फोर्स जो होगा 1/4 होगा, और सेपरेशन को हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स होगा। और यदि m1 m2 m2 r सबको डबल कर दी, है ना, यदि हम क्या करें, m1 को भी डबल कर दें, m2 को भी क्या कर दें, डबल कर दें, r को भी क्या कर दें, डबल कर दें, देन f डैश इक्वल टू f ही आएगा। यानी यदि इन सभी क्वांटिटी को क्या कर दें, डबल कर दिया जाए, तो डबल कर देने पर ये फोर्स उतना ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें अब यहाँ पर किसी को डबल कर दें, किसी को हाफ कर दें, किसी को 1/4 कर दें, क्या करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू रख करके आप ये बता सकते हैं कि क्या चेंजिंग करने पर क्या चेंजिंग होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रेविटेशनल लॉ, और इस चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।